हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास अर्थात चैप्टर 10 द नेम ऑफ चैप्टर परिवहन परिवहन तथा उसके साधन परिवहन तथा उसके साधन को देख रहे हैं। परिवहन तथा उसके साधन को देख रहे हैं और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कक्षा 12वीं की भूगोल विषय जिसका नाम है मानव लोग और अर्थव्यवस्था। मानव लोग और अर्थव्यवस्था। ये बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग निश्चित तौर पे इसे पलटा के रख लीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोग अन्य सड़कें को पढ़ चुके थे, अर्थात आप सभी देखे थे परिवहन के जो साधन होते हैं वो 3 भागों में बटे हुए रहते हैं। परिवहन के साधन कितने भागों में बटे हैं? 3 भागों में बटे हैं। पहला जल परिवहन, सेकेंड थल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। थल परिवहन के अंतर्गत हम लोग सड़क मार्गों को देख लिए थे। सड़क मार्ग भी 4 प्रकार के होते थे। आज के क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग रेल परिवहन को देखेंगे। रेल परिवहन को देखेंगे। यहां पर आइए, आप सभी देख सकते हैं यहां पर रेल परिवहन लिखा गया है, अर्थात भारतीय रेल का जो जाल है विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए साथ साथ आर्थिक वृद्धि के लिए योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अर्थात हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था भारतीय रेलवे के विविध संस्कृति में लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 से 1947 तक, तो ये जो काल है ये भारतीय स्वतंत्रता काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल के अंतर्गत जैसे सबसे पहले रेल की शुरुआत जो आप लोग जानते हैं कब हुई थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच, मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। और इसी पर महात्मा गांधी हमारे बापू थे। कौन थे? महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। इन्होंने कहा था कि भारत के रेलवे जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके विविध संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, जैसे कि आप लोग ऊपर देख लिए हैं। मुंबई से थाने के बीच दूरी कितना चली थी? 34 किलोमीटर। ये सबको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। देश में भारतीय रेल सरकार की विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल कुल लंबाई का 66,030 किलोमीटर है। अगर हम 2016 की जनगणना मतलब जो आंकड़ों को देखें तो 2016 के अनुसार भारत में जो रेल है वो कितना फैला हुआ है? वो 66,030 किलोमीटर फैला हुआ है। 66,030 किलोमीटर फैला हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिखिएगा। भारतीय रेल ऐसे करके कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले भारतीय रेल का आपको जो है स्थापना पूछ दे, भारतीय रेल का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर देना है 1953 में। कहां से कहां तक रेल चली थी सबसे पहले? तो मुंबई से और महाराष्ट्र में एक जगह है थाने। कितना दूरी तय की थी? तो ध्यान रखना है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी की थी। अगर पूछ दे आपसे भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया,
तो 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय रेल को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेलवे जोन और मुख्यालय। रेलवे जोन और मुख्यालय अर्थात कौन रेलवे कहाँ से है और उसका जोन कहाँ है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे का आपको जो है मुख्यालय पूछ दिया जाए तो मुंबई याद रखना है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसको निश्चित तौर पे याद कर लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है भुवनेश्वर है। नॉर्दर्न रेलवे जो है नई दिल्ली है। नॉर्थ रेलवे की बात करें तो इलाहाबाद है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है मालीगांव गुवाहाटी। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जयपुर। उसके बाद सदर्न चेन्नई। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न कोलकाता और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न हुगली और वेस्टर्न जो है मुंबई और इधर जो है सेंट्रल जबलपुर हो गया। तो इसमें आप लोग बोलेंगे कि इतना कैसे याद कर पाएंगे, तो जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ को गेस कर देता हूँ जहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए और संभावित बनती है कि यहाँ से मिलेगा। तो आप सबसे पहले एक नॉर्दर्न वाला याद कर लीजिएगा। सबसे पहले ईस्टर्न वाला याद कीजिएगा। ईस्टर्न का जो है ये कोलकाता है पूर्वी वाला। एक ठो नॉर्दर्न मतलब उत्तरी पार्ट्स वाला नॉर्दर्न का नई दिल्ली। उसके बाद सदर्न का एक ठो याद कीजिएगा दक्षिणी भाग वाला, वो चेन्नई है। और एक जो है हाजीपुर बिहार, अपने बिहार में जो है कहाँ गया ये हाजीपुर वाला जो याद कर लीजिएगा। हाजीपुर किस रेलवे जोन में आते हैं तो ईस्ट सेंट्रल में, इसको भी याद कर लेना आप लोगों को। और एक जो है पश्चिमी वाला जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक बिहार वाला याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सदर्न जो है मुंबई, चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। इसके बाद इसे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय रेलवे के बारे में और भी बातें दी हुई है। भारतीय रेलवे के बारे में और भी बातें दी हुई है, तो इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। भारतीय रेलवे मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजन के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों का लाया गया। इस कदम से रेलवे की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ। अर्थात आप अंग्रेज के समय से ही देखते आ रहे हैं कि पहले का जो ट्रेन चलता था वो कोयला पर चलता था। उस कोयला के स्थान पर क्या किया गया, तो डीजल इंजन का प्रयोग किया गया। और वर्तमान समय में डीजल इंजन को भी कम करके अब क्या किया जा रहा है, विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। आगे है मेट्रो रेलवे से कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला गई। अर्थात मेट्रो रेलवे जो है सुचारू तरीके से कहाँ चल रहा है, दिल्ली और कोलकाता में। अभी तो कुछ जगह और बढ़ गया है, लेकिन आपको अभी 2 ही जगह याद रखना है, कोलकाता और दिल्ली। तो उसमें भी सबसे पहले पहले कोलकाता में फिर दिल्ली में शुरू हुई। उसके बाद डीजल वाष्पित बसों का जगह सीएनजी बस ने ले लिया। सीएनजी मेट्रो रेल प्रचालन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान इसे ही शहरी क्षेत्रों, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षमता, बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। रेलवे के अंतर्गत एक कोंकण रेलवे की बात करेंगे। कोंकण रेलवे 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ। अगर हम कोंकण रेलवे की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा भारत का मैप, और भारत के मैप के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तटीय नहर, पश्चिमी तट क्षेत्र, पश्चिमी ये एरिया, इसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो 1998 में हुई। भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह 760 किलोमीटर लंबा है। अगर आपको कोंकण रेलवे की लंबाई पूछे तो 760 किलोमीटर बताना है। और महाराष्ट्र से रोहा की कर्नाटक तक, महाराष्ट्र में रोहा एक जगह है, वहां से कर्नाटक के मंगलोर तक जो है इसे जोड़ता है। उसके बाद एक अनूठा चमत्कार माना जाता है कि
रेल मार्ग 146 नदियों व 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। मतलब नदी 146 नदी को कोंकण रेलवे पार करता है, 2000 पुल को पार करता है, और सुरंगों की बात करें तो 91 सुरंग की जो है ये जो है पार करता है। आइए एक नया पेज लेके उस पर लिख देते हैं। अगर हम कोंकण रेलवे की बात करें तो कोंकण रेलवे जो है ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। अगर कोंकण रेलवे की आपको जो है शुरुआत पूछ दिया जाए कि शुरू कब हुआ, 1998 ईस्वी में। अगर आपसे कोई लंबाई पूछे कि कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई पूछ दे कितना है तो 760 किलोमीटर है। कोई पूछे कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना ये भी मुंबई से कर्नाटक तक फैला हुआ है। मुंबई से कर्नाटक तक गया हुआ है। कौन सा रेलवे? पश्चिमी तटीय। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जो है मुंबई है और यहाँ से कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक भारत के एक राज्य है, यहाँ तक गया कोंकण रेलवे। इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद अब इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में जो है देश में राष्ट्रीय जलमार्ग, अब जलमार्ग की बात करेंगे, विकास, अनुरक्षण तथा इसका जो है देखरेख हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अतः अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण 10 अन्य जलमार्गों की पहचान है जिनको कोटि के उन्नयन किया जा सकेगा। फिर तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जलमार्ग। तो जलमार्ग की बात करेंगे तो आप लोग पूर्वता देख चुके हैं कि भारत में जलमार्ग दो तरह से बनाए गए। एक था अंतःस्थलीय जलमार्ग, और एक जलमार्ग अंतःस्थलीय जलमार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अर्थात मान लीजिए देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जल के द्वारा जो है मार्ग बने, मतलब जल के द्वारा जो मार्ग यातायात किया जाता है, परिवहन के साधन का उपयोग किया जाता है वो अंतःस्थलीय, और एक देश से दूसरे देश अगर जल के मार्गों का उपयोग किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक जगह है कोट्टापुरम और दूसरा जगह है केरल। कोट्टापुरम से केरल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 को दिखाया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 को दिखाया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपको पूछे कहां से कहां तक है तो ध्यान रखना है इलाहाबाद से हुगली तक। किस नदी पर? तो गंगा नदी पर। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये जो है ये सदिया से धुबरी तक। इस नदी पर पूछे आपको तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यहाँ पर देख सकते हैं कोट्टापुरम से अष्टामुंडी तक गया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, इसके बाद जो है इसमें एक और बातें दी हुई है, ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि महासागरीय मार्ग की चर्चा करेंगे। महासागरीय मार्ग भारत के पास द्वीपों सहित लगभग जो है 7517 किलोमीटर लंबा जो है समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा ये जो है गौण पतन है, 185 गौण पतन है। अर्थव्यवस्था के परिवहन के सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा जो है मूल्य के अनुसार जो है 70% विदेशी व्यापार महासागरीय द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमिका तथा द्वीपों के साथ होता है। मैं इस क्लास में इतना ही रखूंगा। आप अगले क्लास में जो मतलब जो अगले क्लास में यहाँ वायु परिवहन से आपको करवा देंगे, तो ध्यान रखना है जो है आप लोग ने अटेंड कीजिएगा इस क्लास में। मैं इस क्लास में इतना ही रखूंगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू।